बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें मैंने ना ऊपर लिख के एक्सप्लेन कर दिया है, तो जस्ट आपको नहीं देखना है। लाइक आप कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होता है और साथ में सेल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो सकते हैं। फाइबर्स में हम बताएंगे इलास्टिक फाइबर हो सकते हैं, कोई रेटिकुलर फाइबर या कोलेजन फाइबर हो सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस में दो चीज़ आएंगी, प्रोटीओग्लाइकन हो सकते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास होता है ना सेल्स, सेल्स दो किस्म के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं माइग्रेंट सेल्स, जो माइग्रेंट से हमें वर्ड से ही पता लग रहा है कोई माइग्रेशन करके कोई चीज़ आई हुई है। और रेजिडेंशियल सेल्स वो होते हैं जो यहीं पे बने हैं और यहीं पे उनकी डेथ होगी। ठीक है, मतलब माइग्रेंट सेल्स जो मतलब कोई बोन मैरो से ब्लड में आते हैं और वहाँ से फिर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल में हम ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा, मास्ट सेल्स, इनकी आगे डिटेल बाद में पढ़ेंगे। जैसे अभी नाम याद करने हैं ये माइग्रेंट सेल के साथ में रेजिडेंशियल सेल के ना, तो रेजिडेंशियल सेल्स ये यहीं पे बनेंगे, लाइक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही बनेंगे और यहीं पे उनकी डेथ होगी, लाइक फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, स्टेम सेल्स वगैरह ना। तो यहाँ पे ये लिखा गया हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, वो हम बताएंगे कि इसके अंदर होता क्या है, चंद सेल्स होते हैं लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ ना एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताएंगे जो हमारे पास होता है ना एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस और साथ में फाइबर्स। फाइबर्स हमने पढ़ लिए हैं, ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर भी जो चीज़ें प्रेजेंट होती है ना, वो हमने पढ़ लिए हैं कि वो ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ होती है, और फाइबर्स की तीन टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने आपको पहले बता दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद हम बताएं ये ऐसी को आ सकता है कि फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जैसे आप थोड़ा सा बताएंगे स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि इनका काम होता है मीडियम होता है एक्सचेंज के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे डिफेंस प्रोटेक्शन के अंदर रोल होता है, उसके स्टोरेज ऑफ फैट एटसेट्रा के अंदर ना। तो ये आपने थोड़ा सा अगर लाइट इशू हो रहा है अभी कि वर्ड के ऊपर, तो आपने अपनी बुक के ऊपर ध्यान रखना, तो उससे ईजीली हो जाएगा। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के बारे में, मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। माइग्रेंट सेल्स हो सकते हैं, उसके बाद रेजिडेंशियल सेल्स हो सकते हैं। मैंने आपको बताया माइग्रेंट सेल्स वो होते हैं जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड स्ट्रीम्स आते हैं, मतलब कहीं से माइग्रेशन करके आ रहे होते हैं ना। तो इनकी एग्जांपल मैंने वहाँ लिखी थी, रेजिडेंशियल सेल्स ये डेवलप भी यहीं पे होंगे। ठीक है, विद इन दी कनेक्टिव टिश्यू, और यहीं पे इनकी डेथ होगी। आगे इनकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ने लगे कि ये है क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे कि हमारे पास जो होते हैं ना, हमारे पास रेजिडेंशियल सेल्स जो मतलब यहीं के रिहायशी सेल्स हैं, मतलब रेजिडेंट होता है रिहायशी। ठीक है, तो यहीं के रिहायशी सेल्स में बताएंगे ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही बनेंगे, यहीं पे सारी ज़िंदगी गुजारेंगे और यहीं पे अल्टीमेट डाई करेंगे। उनकी एग्जांपल में जो हम जो सेल्स हैं उनकी थोड़ी डिटेल बढ़ते हैं, लाइक फाइब्रोब्लास्ट होते हैं सबसे पहले रेजिडेंशियल सेल्स के अंदर। तो हम बताएंगे कि ये मोस्टली अबंडेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक होता है इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, एक्टिव। इनएक्टिव को हम फाइब्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल ओवॉइड सेल्स होते हैं, इनके पास रोड शेप होते हैं, और बस तकरीबन ये याद करने वाला है। ठीक है, और एक्टिव जो होते हैं हमारे पास ना फाइब्रोब्लास्ट, ये बड़े होते हैं इनकी निस्बत ना, ये हमारे पास स्पिंडल शेप के भी होंगे। ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो होंगे ना लार्ज ओवॉइड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमने बताया रोड शेप न्यूक्लियस होता है और स्मॉल न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे देखें स्मॉल न्यूक्लियस, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लार्ज ओवॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन ये बेजोफिलिक होंगे और ये एसिडोफिलिक होंगे, बस तकरीबन यही डिफरेंस यहाँ पे लिखा गया है जो करने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊँगा कि जो आपने करना है यहाँ से, कि जो एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, उनके जो साइटोप्लाज्म के अंदर ना बहुत ज़्यादा मतलब आरईआर और साथ में फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है आगे सेक्रेशंस करवाना। आगे इनके फंक्शन भी पढ़ लेते हैं फाइब्रोब्लास्ट के। इनका मेनली मैंने पहले बताया था आरईआर है, तो मतलब पर कुछ ना कुछ सक्रीट करवा रहा होगा, तो वो हमारे पास सेक्रेशन करवा रहा होता है किसकी, प्रोटीन्स की, कोलेजन की और इलास्टिन एटसेट्रा ना, ये प्रोटीन्स के नाम है आपके पास। उसके बाद ना अब दूसरे टाइप ऑफ सेल्स जो मतलब रेजिडेंशियल सेल्स है, एक फाइब्रोब्लास्ट पढ़ लिया, दूसरा मायोफाइब्रोब्लास्ट की। ठीक है, ये भी हमारे पास सिमिलर लाइक हमारे पास ये भी रेजिडेंशियल सेल्स है, यहीं के रिहायशी सेल्स जो हमने पहले डिस्कस किया ना फाइब्रोब्लास्ट, तो हमने पढ़ा था वो भी मतलब यहाँ के रिहायशी सेल्स हैं, और मायोफाइब्रोब्लास्ट भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मायोफाइब्रोब्लास्ट होते क्या है, तो हम बताएंगे इनके अंदर ना प्रोमिनेंट आरईआर पड़ा हुआ है, इनकी भी सिक्रीशन क्योंकि इन्होंने करवानी होती है, और साथ में गोल्जी एटसेट्रा पड़ा होती है यहाँ पे। और इनकी मेन जो बात हम याद करनी है, इनके पास एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, साथ में डेंस बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो जैसा कि हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये इनकी खास बात है क्योंकि अंदर इनके एक्टिन फिलामेंट्स और डेंस बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, मायोफाइब्रोब्लास्ट की। उसके बाद हम बताएंगे जो मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, कि वो कहाँ पे अबंडेंट होंगे, जहाँ पे हमारे पास वाउंड हीलिंग का मतलब कोई स्कार फार्मेशन करवानी है, या पे वाउंड मतलब कोई जख्म है उसे हील करना है ना, वहाँ पे मायोफाइब्रोब्लास्ट ज़्यादातर जाएंगे। ठीक है, और यही वाउंड की कॉन्ट्रैक्शन भी करवा देते हैं, जख्म की कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बस उस वाउंड की क्लोजर के अंदर रोल होता है। एमसी को आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिडेंशियल सेल विल प्ले रोल इन दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाउंड, तो हमने बताया ना मायोफाइब्रोब्लास्ट। एडिपोसाइट्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें एडिपोसाइट्स में बताएंगे जो फैट मतलब जो फैट स्टोरेज सेल्स होते हैं ना, मतलब इनके जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसके अंदर हमारे पास फैट जो फैट पड़ी होती है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, इन्हें फैट सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप्स की फॉर्म में, लाइक मैंने आपको ग्रुप छोटा सा बना के दिखाया गया, ये फैट सेल एडिपोसाइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इनके बारे में बताएंगे, इनके साइज़ वेरी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी में बताएंगे कि हमारे पास इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास
कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। जब वो बता रहे हैं जब ये एक्युमुलेटेड हो जाएंगे ना लार्ज नंबर में इन्हें जमा करेंगे तो ये मिलके एक कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे जिसे हम कहेंगे एडिपोज टिश्यू। ये चीज़ याद रखने वाली है। और साथ में बताएंगे जो एडिपोसाइट्स होते हैं ना वो तकरीबन 50 टू 150 माइक्रोमीटर के होते हैं और तकरीबन ओवॉइड शेप स्फेरिकल्स होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ड्राइव कहाँ से हम करते हैं इन्हें मीसेनकाइमल सेल्स के अंदर। और अब इनकी मतलब क्लासिफिकेशन है ना वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपका डिटेल से करने वाले हैं। लाइक ब्राउन होते हैं और साथ में वाइट एडिपोसाइट्स होते हैं, मल्टीओकुलर और यूनिओकुलर तकरीबन वहाँ से करने वाला है। जस्ट यहाँ पे जो मार्क के बाद आप नाम इनके याद कर सकते हैं यहाँ से ना। उसके बाद हम याद करेंगे यहाँ से क्या कि बताएंगे कि जो हमारे पास यूनिओकुलर एडिपोसाइट्स होते हैं ना इनका फ्लैट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और सिग्नेंट रिंग अपीयरेंस है। मैं आपको ना छोटा सा दे देता हूँ ओवरव्यू कि ये होते कैसे हैं। लाइक आपके पास गिवन है, ये आपके पास है सिग्नेट रिंग है, मतलब आपने अगर रिंग पहनी हुई है ना तो यहाँ पे वो मोती लगा होता है और तकरीबन ये खाली ये आपके पास सिग्नेट रिंग अपीयरेंस दे रहा है। ये हमारे पास वाइट एडिपोसाइट है यूनिओकुलर, ये मल्टी, ठीक है, मल्टीओकुलर एडिपोसाइट है। बस आपने ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अभी आपने नाम याद करने थे इनके पास ना। इनका जो न्यूक्लियस था वो मेरे पास साइड पे क्या गया होगा। उसके बाद हम बताएंगे यहाँ से करने वाली चीज़ के फंक्शन में इनका स्टोरेज जो फैट के अंदर फैट को स्टोर करते हैं एडिपोसाइट्स। मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स मतलब जो रेजिडेंशियल सेल है उनके मतलब कुछ स्टेम सेल्स भी तो होंगे ना, तो एक यहाँ पे और सेल्स होते हैं लाइक स्टेम सेल्स। बताएंगे ये कैपेबिलिटी है कि डिफरेंशिएट हो सकते हैं किसी भी मतलब टाइप ऑफ सेल लाइक फाइब्रोब्लास्ट के अंदर, मायोफाइब्रोब्लास्ट के अंदर या कोई एडिपोसाइट्स के अंदर ना इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। ये कब डिफरेंशिएट होंगे, जब कोई इंजरी वगैरह होगी, हमें नए नए सेल्स की जरूरत पड़ेगी तो तब ये रिपेयरिंग के अंदर ना डैमेज टिश्यू को वाउंड हीलिंग के अंदर इनका रोल होगा, ये वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे पास माइग्रेंट सेल्स मतलब माइग्रेंट सेल्स मैंने बताया था जो माइग्रेशन करके आए हुए यहाँ पे ना। तो माइग्रेंट सेल्स की सबसे पहले हम बताएंगे कि ये हमारे पास इन्हें हम फ्री सेल्स भी कहते हैं या ट्रांजिएंट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये बोन मैरो से बनेंगे, फिर हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाएंगे, ब्लड के अंदर होते हुए एंटर करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर और यहाँ पे आके अपने जो स्पेसिफिक उनके फंक्शन है ना वो परफॉर्म करवाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट उनकी थोड़ी थोड़ी ब्रीफ बताते हैं सेल्स के नाम क्या हैं और उनके काम क्या हैं। नेक्स्ट मैक्रोफेजेस बताएंगे, ये हमारे पास रेजिडेंशियल सेल्स है, मतलब ये बोन मैरो से बनते हैं और बाद में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू के माइक्रोफेजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं हिस्टोसाइट्स, ठीक है। ये हमें पता है मोटाइल और फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। इनएक्टिव मैक्रोफेजेस जो हमारे पास होते हैं ना वो फ्यूसिफॉर्म शेप में होते हैं, लेकिन जो एक्टिव मैक्रोफेजेस होते हैं वो सारे में उनके अंदर लार्ज स्फेरिकल हमारे पास सेल्स होंगे जिनका डायमीटर हो सकता है तकरीबन 30 टू 35 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। ये किडनी शेप अपीयरेंस होंगी इनकी एक्टिव मैक्रोफेजेस की। अब बताएंगे जो इनकी सरफेस होती है ना हमारे पास, ठीक है। मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, लाइक हम इनकी जो सरफेस होती है ना एक्टिव मैक्रोफेजेस की उन्हें बताएंगे उनके पास न्यूमरस फोल्ड्स वगैरह ऊपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। लाइक ये है ना, लाइक हमारे पास कोई मैक्रोफेज है, ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे हल्की हल्की फोल्डिंग्स प्रेजेंट होंगी। तो ये फोल्डिंग्स क्यों होती हैं कि हमारे पास कोई इनेबल करते हैं कि मैक्रोफेज कोई चीज़ को खा ले या फेगोसाइटोस कर ले। ये वर्ड मूवमेंट से मूव करते हैं, एमसीक्यूज है बस। तकरीबन आपने ना चंद सारा नहीं करना होता, जो मैं आपको चंद पॉइंट बता रहा हूँ उनमें से कोई तकरीबन जो आपको याद हो जाए मैक्सिमम वो पॉइंट्स कर ले मैक्सिमम, ठीक है। और जो क्वेश्चन आ सकता है मैक्रोफेजेस में से वो इसके फंक्शन है, हमें पहले पता है फेगोसाइटोसिस करवाता है। उसके बाद हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी इन्हें कह सकते हैं हम, ठीक है। इनका रोल होता है मतलब मैक्रोफेजेस सक्रीट करते हैं हमारे पास साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1 वगैरह, ठीक है। ये साइटोकिन्स का मतलब ये मीडिएटर होते हैं एलर्जिक रिएक्शन से। अब हमारे पास एक्टिविटी जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना वो और रिलीज करते हैं लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जो कि हमारे पास किल करते हैं कैंसर सेल्स को। तो मतलब इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। हम बताएंगे जो फोरिजन बॉडी का मिसाल है कि देखें कोई कोई मतलब ऐसा फोरिजन बॉडी आ गया जो मैक्रोफेजिस से भी बड़ी है, उसे खाने के लिए फिर ये क्या करेंगे, ये आपस में मिलेंगे और मिल के फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ होने के बाद ये मल्टी न्यूक्लियर जेंट सेल बना देंगे। जेंट सेल फिर उस बड़ी वाली चीज़ को खाएगा, मतलब जो कोई फोरिजन बॉडी आई हुई है बाहर से ना। तो उसके बाद हम बताएंगे जो मैक्रोफेजिस इन लार्ज होंगे और उससे ठीक है मैक्रोफेजिस इन लार्ज करेंगे अगर साइज़ के अंदर और बाद में क्लस्टर की फॉर्म में हो जाएंगे और बनाएंगे मतलब सेल्स जिन्हें हम कहेंगे एपिथेलियल सेल्स, जिनके ये हमारे पास फेगोसाइट, हाँ मतलब कुछ चीज़ें होती है लाइक मिसाल ये पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, इससे मैक्रोफेज गया ये खा नहीं सकता, इनगल्फ नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द ना एक मतलब कॉलोनी सी बना देंगे, एपिथेलियल सेल्स होंगे, ये फेगोसाइटोसिस रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के गिर्द ना बना लेते हैं और उसे मतलब आगे स्प्रेड होने से भी रोकते हैं। मतलब मैक्रोफेज का इतना इंपॉर्टेंट रोल भी है। उसके बाद हम बताएंगे जो मोनोसाइट डेवलप इन दी बोन मैरो, मतलब ये बनेंगे मतलब जो मतलब बनते का कहाँ से हैं, ये मोनोसाइट्स के तौर पर बनते हैं जो कि बोन मैरो से बनेंगे, फिर ब्लड स्ट्रीम में आएंगे और बाद में फिर जहाँ कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो उसके लिम्फ ऑर्गन्स है ना वहाँ पे जाके मिच्योर हो जाएंगे। बस तकरीबन यही इनके बारे में याद करने वाली चीज़ है। उसके बाद मास सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी रेजिडेंशियल सेल्स है। उसके ये बताएंगे लार्ज ओवॉइडिन के सेल्स होते हैं 20 टू 30 माइक्रोमीटर्स के ना इन डायमीटर, सेंट्रली प्लेस स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा इनका, ठीक है। उसके बाद इनके पास फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया आरिया और गोल्जी प्रेजेंट होगा। ये तकरीबन सब में तकरीबन सेम आप कह सकते हैं।
उसके बाद हम बताएँगे जो ये मास्ट सेल्स होते हैं ना, ये मीडिएटर्स हैं इन्फ्लेमेशन के। इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी मीडिएटर्स और एक होता है सेकेंडरी मीडिएटर्स। मतलब प्राइमरी जो मतलब अभी स्टार्ट होनी है, तो उसने स्टार्ट करवानी है कोई एलर्जी, कोई भी आज इन्फ्लेमेशन ना, तो हम बताएँगे ये प्री फॉर्म्ड मतलब पहले से बन चुके होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, स्टोर्ड होते हैं बेसिफिलिक ग्रेन्यूल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद बताएँगे कि इनका काम क्या होगा रिलीज़ का, है ना, हिस्टामिन, हेपरिन और हमारे पास एक होता है ट्रिप्टेज़ एंजाइम और काइमेज़ एंजाइम, ठीक है। उसके बाद 2 साइटोकाइन एंजाइम के नाम इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है डिफरेंट, आप पहले रेजिडेंशियल सेल्स के नाम बताएं और साथ में मास सेल्स की टाइप बता दें। तो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, मतलब प्री फॉर्म्ड, और इनके अंदर कौन कौन से फैक्टर होते हैं, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर हो सकता है, यूएनएफएल कीमोटैक्टिक फैक्टर, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद फंक्शन मास सेल्स का ये सेकेंडरी बल्कि पाएंगे, नोट स्टोर्ड, मतलब ये स्टोर्ड नहीं होते ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, जस्ट जब हमें जरूरत होती है तो हम इन्हें बनवा लेते हैं और बाद में रिलीज करवा देते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, C4 D4 E4, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह ना, तो बस ये जस्ट नाम करने और कुछ इनमें से नहीं करने वाला। उसके बाद हम बताएंगे जो फंक्शन के मास सेल्स के बताएंगे, ये की रोल प्ले कर रहे होंगे एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। और आपको पता है जहाँ पे भी एलर्जी की आपने पूरी गाइडलाइन पढ़नी है, जो भी आगे पढ़ना है ना, जहाँ पे भी एलर्जी की बात आएगी ना, तो IgE को आपने सरे मतलब फ्रिज रखना है अपनी बात में ना। उसके बाद बताएंगे जो IgE होता है ना, मतलब ये बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर के ऊपर, जो कि एक्सटर्नल सरफेस और मास सेल्स के एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जब ये वहाँ पे बाइंड करेंगे, वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवा देंगे, जो कि आगे डिस्चार्ज कराएंगे प्राइमरी या सेकेंडरी मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के। तो बस ये तकरीबन आपने 2 लाइन्स हैं, याद करनी है और यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है। वो रिएक्शन लाइक अस्थमा हो सकते हैं, मतलब ये हाइपर सेंसिटिविटी वाले रिएक्शन होते हैं ना, अस्थमा हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है, तो बस ये चीज़ें याद करने वाली है। अब एक होती है हमारे पास इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, बल्कि आपको बताता हूँ जो होते हैं सिस्टेमिक इमीडिएटर्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिन्हें हम कहते हैं, मतलब ठीक है, सिस्टेमिक मतलब कोई मतलब सिस्टेमिक मसला आ रहा है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक जैसे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है, मतलब शॉक की कंडीशन है ना, जब आपको किसी को गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं ना, मतलब किसी का A पॉजिटिव ब्लड, तो आप उसे B नेगेटिव लगा रहे हैं या B पॉजिटिव लगा रहे हैं, तो फिर उसके अंदर ये रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो कहते हैं जो सिस्टेमिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि मतलब वो पहले एक्सपोजर पे तो उन पे अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, फर्स्ट एक्सपोजर पे ना कुछ मसला नहीं बनता, लेकिन जब सेकंड एक्सपोजर होगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज कराएंगे और दूसरे मीडिएटर्स को रिलीज करवाएंगे और एनाफिलैक्टिक शॉक काज करवा देंगे। शॉक का मतलब होता है कि तकरीबन ब्लड सप्लाई, मतलब जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है ना, वो तकरीबन ख़त्म होने के चल जाती है। उसके बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है ना हिस्टामिन का, वो वेजोडाइलेशन। अब रोल ऑफ हिस्टामिन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इसका काम क्या होता है, वेजोडाइलेशन काज करवानी होता है, परमेबिलिटी कैपिलरी की इंक्रीज करनी होती है, और इसने एडीमा काज करवा देना होता है अगर बहुत ज़्यादा आ जाए ना हिस्टामिन। उसके बाद बताएंगे कि इन सराउंडिंग इसने ना एक ब्रोंकोस्पैज्म काज करवाना है, ठीक है, और स्टिमुलेट करवाना है कि सिक्रीशन बहुत ज़्यादा म्यूकस की रिस्पिरेटरी ट्रैक में बढ़ जाए। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास हेपरिन के फंक्शन, ये हमारे पास बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है, ये डिजनरेशन करवाता है मास सेल्स की। बस तकरीबन जो आपने सारा नहीं करना, जस्ट आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे ना, मतलब मैंने आपको बेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो सारे बता दिए। आप इनमें से चंद भी लिख देंगे ना उसके अंदर, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन MCQ अगर करने तो आपने सारा का सारा रीड करना है अपनी बुक को ना। उसके बाद आते हैं प्लाज्मा सेल्स, इन्हें हम कहते हैं प्लाज्मा साइट्स, ठीक है। ये 20 माइक्रोमीटर्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गोल्जी सेंट्रियोल्स अबंडेंट RER पड़ा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है इनका स्फेरिकल शेप का होता है। उसके अंदर प्लाज्मा सेल्स सक्रीट होते हैं, मतलब एंटीबॉडीज़, ये आपने फिजियो गाइडलाइन के अंदर भी पढ़ना है अच्छे से, तो मैं आपको जस्ट थोड़ा बता दूंगा, वहाँ से बाकी आप मैक्सिमम करेंगे। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं हमारे पास एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट लाइक B लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। जब T हेल्पर सेल्स होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं प्रोटीन्स, जो कि बीटा लिम्फोसाइट्स को कहते हैं डिफरेंशिएट हो जाओ और आगे बना दो, मतलब T लिम्फोसाइट्स का वो रोल पूछ सकते हैं कि किसके अंदर रोल होता है, मतलब MCQ पूछेंगे ना, तो वो पूछेंगे रोल ऑफ T लिम्फोसाइट इन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स की फॉर्मेशन के क्या रोल होता है, तो हमें बताना कि इन्होंने इमीडिएटर स्टार्ट करवाना है, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी जब सिक्रेट होंगी प्लाज्मा सेल्स, तो हम बताएंगे कि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगी, वो जब वो रिलीज हो जाएंगी, वो बाइंड करेंगे जाके टारगेट एंटीजन के साथ, उसे न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय करवा देंगे। बाकी तकरीबन कुछ खास नहीं है। तो उसके बताएंगे जो प्लाज्मा सेल्स होती है ना, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू रिलीज करते हैं, कोपियस अमाउंट्स ऑफ एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज एटसेट्रा, कुछ खास नहीं है। शॉर्ट लाइफ हाफ लाइफ याद कर लेंगे, मतलब प्लाज्मा सेल्स होती है वो 10 to 20 डेज हो सकते हैं, उसके बाद सारे के सारे वापस रिप्लेस होंगे। उसके बाद ल्यूकोसाइट बताएंगे, जो ल्यूकोसाइट होते हैं ये भी माइग्रेंट सेल्स होते हैं, ये कहाँ से आएंगे, मतलब ब्लड स्ट्रीम से आएंगे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है, और एंटर कहाँ से होंगे, कैपिलरी वाल्स के जरिए। माइग्रेंट सेल्स ये हमारे पास इंक्रीज होंगे जब भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी, तभी ल्यूकोसाइट्स की अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स के बारे में बताएंगे कि बीटा जो 20 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं प्लाज्मा सेल्स, ये मोनोसाइट्स गिव राइज टू मैक्रोफेजेस एटसेट्रा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, इसके अंदर मतलब जो ग्राउंड सब्सटेंस मैंने ग्लाइकन वगैरह पढ़ाए हैं, उनका बस बताना है कि लाइक शीयरिंग स्ट्रेस फोर्सिंग प्रोवाइड कर देते हैं, स्ट्रेच
मतलब कंप्रेशन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। बस तकरीबन यही चीज़ें याद करने वाली यहाँ से ना। उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये आप छोड़ सकते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताएंगे। ये मतलब जेल लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, वो मीडियम के तौर पे काम करता है कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को पास आउट करवा सके ना, मतलब वाटर ग्राउंड सब्सटेंस में ज़्यादा होता है। उसमें बताएंगे जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसके अंदर होता है कहाँ से, गैग, और साथ में हमारे पास मल्टी एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब गैग का क्या काम होता है, मतलब ग्लाइकोसामाइनो ग्लाइकन्स, ठीक है। ये लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। ये डाइसेकेराइड्स यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास ये गैग्स होते हैं, ठीक है, वो सल्फेटेड होते हैं एक्सेप्ट हाइलोरोनिक एसिड। एमसीक्यू आ सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हाइलोरेट, मतलब है, मतलब ये सल्फेट गैग्स हैं, लेकिन कौन सा हाइलोरोनिक एसिड हमारे पास सल्फेट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगर हम बताएंगे ना हमारे पास जो गैग और साथ में मिलेंगे ना प्रोटीन, वो प्रोटीओग्लाइकिन बना देंगे। अब हमारे पास डिफरेंट गैग्स लाइक कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्माटन सल्फेट, कार्टन सल्फेट, हाइपरन सल्फेट और हैपरिन, ये सब डिफरेंट गैग्स की मतलब बात की गई, बताया गया। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करेंगे तो हम बताएंगे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है ना, वो मतलब गैग और प्रोटीन की मतलब वो अगर मिलें तो फिर बनाते हैं, आपको मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। परफॉर्म फंक्शन बाइंडिंग डोमेन्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। डोमेन बाइंडिंग डोमेन्स के तौर पे ये ग्लाइकोप्रोटीन काम करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इंटीग्रिन के को बाइंड करवाने के लिए काम कर सकते हैं। इनके अंदर मेन चीज़ होते हैं फाइब्रोनेक्टिन और लैमिनिन प्रोटीन होती हैं, ठीक है। द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द कार्टिलेज, अब जो कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस होता है ना, वो कॉन्ड्रोनाइटिन, ठीक है, कंडक्टिन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कुछ खास नहीं है, ऑस्टियोनेक्टिन वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे करने वाला। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, फाइबर्स, हम मतलब पहले हमने मतलब बात की थी सेल्स की, अब हमने बात की है हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस की, और लास्ट में अब फाइबर्स को डिस्कस करने लगे हैं कि फाइबर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। हम बताएंगे जो ये लॉन्ग, पहले कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की बात करेंगे, ये लॉन्ग सिलेंडर प्रोटीन पॉलीमर्स होंगे, ठीक है। हमारे प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये कहाँ से बनेंगे, हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट इन्हें बनवा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ना वैरायटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिपेंड कर रही होता है इन फाइबर्स के ऊपर कि वो किस टाइप का मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। उसके बताएंगे 3 मेनली टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। 2 टाइप मतलब जो मेन होती है ना, मतलब उनके अंदर कोलेजन प्रेजेंट होता है, लेकिन इलास्टिक फाइबर्स के अंदर इलास्टिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मतलब बाकी दोनों के अंदर कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम बताएंगे जो कोलेजन फैमिली के बारे में। तो जो कोलेजन फैमिली होती है ना हमारे पास, इसे थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं इसका, कि ये लार्ज कोलेजन हमारे पास एक लार्ज फैमिली ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राई हेलिकल स्ट्रक्चर, इसके अंदर अल्फा चेन्स होती हैं, अल्फा मतलब रोप लाइक, मतलब 3 चेन्स हैं लाइक ऐसे ना, इन्होंने को रोप लाइक एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिया हुआ है। उसके बाद इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर मेनली कोलेजन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन, ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। एमसी को आ सकता है। मेजर एक्स्ट्रासेलुलर जो प्रोटीन होती है ये तकरीबन यही है, 25% बॉडी की तमाम प्रोटीन्स का पार्ट यही है कोलेजन ना। उसके बाद बताएंगे कोलेजन कंट्रीब्यूट कर रही होगी हमारे पास इंटीग्रिटी, इसके फोल्डिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रही होगी। अगर बहुत ज़्यादा बॉयल करेंगे ना कोलेजन को, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी जेलेटिन के अंदर, ये एमसी को आ सकता है। 20 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन हमारे अंदर प्रेजेंट है। उसके अंदर अगर लूजली क्लासीफाई करेंगे ना तो मेन 3 ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हम कोलेजन को क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक हमारे पास आ जाएंगे फिब्रिलर फॉर्मिंग, शीट फॉर्मिंग, और साथ में आ जाएंगे एंकरिंग हमारे पास कोलेजन ना। उसके बाद उनको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको नाम बताता हूँ। लाइक फिब्रिलर कोलिजन्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आपको पता शीट फॉर्मिंग है, 2 और 3rd दूसरे हैं। तो आप जैसे इनके नाम कर लें तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। जो मैंने मार्किंग करवाई हुई है ना, जैसे आपके लिए एमसीक्यूज के लिए लाइन आप कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम बात करें कोलेजन फाइबर्स की। तो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं मोस्ट कॉमनली अकरिंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। ये मोस्ट अकरिंग कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंपोज होते हैं टाइप 1 मतलब फिब्रिल से इनका डायमीटर होता है 2 to 10 माइक्रोमीटर और ग्रेटर इंडेफिनेट इनकी लेंथ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कोलेजन फाइबर्स ये फ्लेक्सिबल और इन इलास्टिक होते हैं, मतलब इन खींचे तो ये बड़े नहीं हो सकते, वो इलास्टिक की कैटेगरी है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे कैमसी को आ सकता है कि सक्सेसिव जो कोलेजन मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान गैप होता है और उन्हें हम कहते हैं वो है हमारे पास लैक्यूनर जोन, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स के बारे में बताएंगे ये मच थिनर है कोलेजन फाइबर्स की निस्बत ना। इनका डायमीटर होगा 0.5 to 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये ना ही लेकिन ये नेटवर्क्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मेनली कंपोज होते हैं टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स, तकरीबन इनका डायमीटर आपके पास गिवन है 25 to 45 माइक्रोमीटर। उसके बाद ये आपस में जुड़े होते हैं कैसे, इंट्रा फाइब्रिलर ब्रिजेस के जरिए, जो कि हमारे पास प्रोटीओग्लाइकन और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ से बने होते हैं।
उसके बाद आप जो यहाँ से करने वाली चीज़ है वो यहाँ आ जाती है कि हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, बल्कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, लिवर, एंडोक्राइन ग्लैंड, बोन मैरो एक्सेट्रा के अंदर प्रेजेंट होंगे। इन मोस्ट लोकेशन के अंदर ना रेटिकुलर जो फाइबर्स होंगे वो हमारे पास बनेंगे कहाँ से, ऑर्डिनरी फाइब्रोब्लास्ट से ही बनेंगे। लेकिन कुछ जगह पे ये हमारे पास एंडोन्यूरियम बल्कि लेकिन वो बता रहा है कि जो एंडोन्यूरियम होते हैं ना वहाँ पे ये जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से, श्वान सेल बनवा रहा होगा। और जीआईटी के अंदर ये जो फाइबर्स होंगे ना रेटिकुलर फाइबर्स, उन्हें कौन बना रहा होगा, स्मूथ मसल सेल्स। ये एमसीक्यूज है दोनों, तो आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद करना है। इलास्टिक फाइबर्स की बात करेंगे, ये हाईली इलास्टिक होते हैं, ठीक है, स्ट्रेची नेचर के अंदर होते हैं, आपको नाम से ही समझ लग रही है। उसके बाद आप थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे कि हमारे पास ये इम्पार्ट कर रहे होते हैं, मतलब येलो कलर टिश्यूज़ को दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिक्रीट होंगे, फाइब्रोब्लास्ट इन्हें बना रहे हैं, तो तकरीबन सारे फाइबर्स को फाइब्रोब्लास्ट ही बनाता है। उसके बाद बताएंगे सेक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट एक्सेप्ट दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर ये कहाँ से आ रहे होंगे, स्मूथ मसल सेल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। इन दी फर्स्ट स्टेज के अंदर हम बताएंगे जो कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ थिन माइक्रो, मतलब इसकी ना स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की ना 3 स्टेजेस होंगे टोटल इसकी डेवलपमेंट की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। पहली स्टेज के अंदर ना तकरीबन आपके पास जो ग्लाइको ये बनेगा क्या है, माइक्रोफिब्रिल्स होंगे जो कि ग्लाइकोप्रोटीन फिब्रिलिन से बनेंगे। इस स्टेज के ऊपर जो हमारे पास ये इलास्टिक फाइबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीटैलिन फाइबर्स, ठीक है, ऑक्सीटैलिन फाइबर्स इन्हें कह सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारे पास सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ लेंस के अंदर, डर्मिस ऑफ स्किन के अंदर, टीथ की लिगामेंट्स के अंदर, ठीक है, ये ऑक्सीटैलिन फाइबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसकी बात करेंगे जो हमारे पास दूसरे होते हैं ना हमारे पास सेकंड स्टेज के ऊपर, तो मतलब जस्ट सेकंड स्टेज होती है ना डेवलपमेंट की, तो हम देंगे जो प्रोटीन हमारे पास इलास्टिन होती है ना, वो जिसके जो बंडल होते हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं और बना देते हैं हमारे पास एलियन फाइबर्स, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारे पास लिगामेंट्स ऑफ डर्मिस स्किन के अंदर और प्रीडो, ठीक है, ये लिगामेंट्स एक्सेट्रा के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे इनके बारे में कि जो हमारे पास होते हैं ना इलास्टिन प्रोटीन होती है, इलास्टिन प्रोटीन रिच होती है अमाइनो एसिड्स के अंदर। इनके अंदर जो होते हैं ग्लाइसिन और साथ में प्रोलीन, वहाँ पे जो अमाइनो एसिड आपने याद किए थे वो तकरीबन 3 डिफरेंट थे, लाइक ग्लाइसिन था, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो आपने ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है इलास्टिन और साथ में कोलेजन के अंदर ना। तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इन्हें, इनके बारे में भी। एम्ब्रियोनिक जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं लाइक हमारे पास मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे पास ये हमारे एम्ब्रियो के अंदर, ये दोनों एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ना। ये हमारे पास स्टार शेप होंगे, मेसेनकाइमल सेल से बनेंगे, हमारे पास इनके पास अबंडेंट हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक्सटेंड करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, आपस में जुड़े होंगे गैप जंक्शन के जरिए, और ये प्लूरीपोटेंट नेचर के होंगे, मतलब इनसे डिफरेंट सेल्स और बन सकते हैं। प्लूरीपोटेंट का मतलब यही होता है कि इनसे डिफरेंट सेल्स बन सकते हैं ना। उसके बाद अडल्ट के अंदर ये खत्म हो जाते हैं, मतलब ठीक है, इनके अंदर मतलब अडल्ट के अंदर इनके रिप्रेजेंटेटिव को हम कह सकते हैं कि मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं। मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना वो हमारे पास मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स का मतलब एक एंसेस्टर है। म्यूकोइड टिश्यू की बात करेंगे, ये भी हमारे पास एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही प्रेजेंट होता है। हमारे पास कब प्रेजेंट होगा, हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर डेवलपमेंट की, ये जेली लाइक होगा, अबंडेंट सॉफ्ट होगा, मैट्रिक्स कंपोज ऑफ हाइलोनिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होगा, टाइप 1 टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स होंगे। और ये अम्बलाइकल कोड के जरिए के गिर्द ये वाटन जेली के बारे में हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो हमने बताना कि ये जो वाटर जेली है ना, ये हमारे पास जो म्यूकोइड टिश्यू होता है ना उसके अंदर प्रिंसिपल जो कंपोनेंट होता है ये अम्बलाइकल कोड का, वहाँ पे जो इसे कहते हैं ये वाटन जेली है, ठीक है। मतलब अम्बलाइकल कोड की जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना म्यूकोइड, उसे वाटन जेली कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ खास लिखा नहीं है, इसने कवर किया होता है दूसरे वेसल्स को। ये क्लासिफिकेशन आपने खुद याद करनी है और ये एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन आपने करनी ही करनी है। मतलब आप सारा चैप्टर रीड करें और इसके साथ ये कर लें, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ईजिली ही कवर हो जाएगा कि एम्ब्रियोनिक कौन से हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू दूसरे प्रॉपर क्या होता है, और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं, ठीक है। बस इस नाम कर लें और आपके पास एक पिक में तो गिवन भी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कर लें।